Okay, dear students, so we start our new chapter that is called pollution of air and water. तो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर कि आपको पॉल्यूशन के बारे में थोड़ा मोड़ा ऑलरेडी पता होगा। जैसे आप समझ रहे होंगे कि इस फोटोग्राफ में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, एयर पोल्यूट हो रही है, एयर पोल्यूट हो रही है। इस फोटोग्राफ में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये कोई रिवर या लेक होगा या कोई भी वाटर बॉडी होगा जिसमें ये डर्टी वाटर आके गिर रहा है। ठीक है, कितना डर्टी वाटर है आप देख सकते हो। तो यहां पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, वाटर पोल्यूट हो रहा है। एंड स्टूडेंट्स यहां पे क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं एक लेडी है जो किसी डिजीज या किसी परेशानी से सफर कर रही है, मे बी ड्यू टू एयर पोल्यूशन और ड्यू टू वाटर पोल्यूशन स्टूडेंट्स, राइट। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज एयर पोल्यूशन एंड व्हाट इज वाटर पोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स वी विल स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स ऑफ एयर पोल्यूशन। स्टूडेंट्स सी, दिस इज ताज महल, सिंबल ऑफ ब्यूटी, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। सारी दुनिया से लोग हमारे देश में आते हैं ताजमहल को देखने के लिए, उसकी ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स क्या आपको पता है कि इस ब्यूटीफुल ताजमहल की जो ब्यूटी है वो कम होती जा रही, वो डिटोरिएट होती जा रही। ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स? क्योंकि ताजमहल के आसपास बहुत एयर पोल्यूशन हो रहा है स्टूडेंट्स, बहुत एयर पोल्यूशन हो रहा है, जिसके कारण इस ताजमहल की ब्यूटी खतरे में, राइट स्टूडेंट्स। इसके बारे में हम और डिटेल में भी बात करेंगे जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। फिर स्टूडेंट्स आप इन फोटोग्राफ्स को देखें, ये फोटोग्राफ एक विलेज का है और ये जो फोटोग्राफ है किसी टाउन का है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स अगर आप विलेज और टाउन दोनों जगह पे गए हुए हो या रहे हुए हो तो आप मेरी बात बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि जब आप विलेज जाते हो, विलेज में ब्रीदिंग करते हो, सांस लेते हो, तो आपके अंदर जो एयर जाती है बिल्कुल फ्रेश एयर जाती है। यू फील सो नाइस, यू फील सो फ्रेश, बिल्कुल क्लीन एयर आपके बॉडी के अंदर जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स जब आप किसी टाउन में सांस लेते हो, ब्रीदिंग करते हो, तो आप अच्छा फील नहीं करते, यू फील बैड। और कभी कभी तो हमें अपने नोज और माउथ को इस तरह से कवर करना पड़ता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टूडेंट्स। ऐसा क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि जो टाउन की एयर होती है वो जनरली बहुत पॉल्यूटेड होती है स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं विलेजेस में बहुत कम पॉल्यूशन होता है, लेकिन टाउन्स में जनरली बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है स्टूडेंट्स। फिर स्टूडेंट्स यू कैन सी दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पार्क। Once again, if you go to this park, you will enjoy the fresh and clean air. And this is a place with lot of traffic. अगर आप ऐसी किसी जगह पे जाओगे स्टूडेंट्स, you will feel very bad, क्योंकि वहां की एयर जो है स्टूडेंट्स बहुत पॉल्यूटेड होती है। फिर स्टूडेंट्स आप देखें ये कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसी रेसिडेंशियल जगह है जो कि बहुत क्लीन है। वंस अगेन अगर आप ऐसी जगह पे जाते हो तो आप बिल्कुल फ्रेश एयर को एंजॉय करोगे। लेकिन ऐसे किसी इंडस्ट्रियल एरिया में आप जाते हो जहां पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज है, तो स्टूडेंट्स वंस अगेन यू विल गेट बैड एयर, पोल्यूटेड एयर। यहां पे आप जहां सांस लोगे तो आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसी जगह होती हैं, ऐसे प्लेसेस होते हैं जहां पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। एट द सेम टाइम कुछ ऐसी जगह या प्लेसेस होती हैं जहां पे एयर पोल्यूशन कम होता है स्टूडेंट्स। ऐसी जगहों पे वी एंजॉय, वी गेट क्लीन एंड फ्रेश एयर। तो स्टूडेंट्स नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज एयर पोल्यूशन? मतलब ये एयर पोल्यूशन आखिर है क्या, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स उसको समझने के लिए पहले हमें बात करनी पड़ेगी कंपोजिशन ऑफ एयर की। कंपोजिशन ऑफ एयर का क्या मतलब है? स्टूडेंट्स हमारे आसपास हर जगह एयर होती है, आपको तो पता ही है, इस एयर में ही हम रहते हैं। तो उसका कंपोजिशन क्या होता है, वो किन चीजों से बनी होती है स्टूडेंट्स? आई एम श्योर आपको पता होगा स्टूडेंट्स की एयर में जो 78% है वो नाइट्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस। 21% कौन सी गैस होती है स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन गैस होती है। तो स्टूडेंट्स एयर में ज्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस ही होती है। 78% नाइट्रोजन गैस, 21% ऑक्सीजन गैस। इस दोनों को आप ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, तो 8 and 1 you'll get 9 and 7 and 2 you'll get 99%। तो स्टूडेंट्स का मतलब 99% नाइट्रोजन या ऑक्सीजन गैस होती है। लेकिन 1% अभी भी बच गया है स्टूडेंट्स। उस 1% में क्या होता है? 1% में बहुत सारी गैसेज होती हैं, जैसे स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया, मीथेन गैस हो गई, आर्गन गैस हो गई, नियॉन गैस हो गई। ऐसे बहुत सारी गैसेज होती है और ये सब बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट में होती है। आप सोच सकते हैं कि कितने कम अमाउंट में होती होंगी कि सब मिलके भी 1% हो रहा है स्टूडेंट्स। तो ये एयर का कंपोजिशन है। और स्टूडेंट्स इसमें जितनी भी गैसेज हैं वो सब हमारे लिए जनरली यूजफुल होती हैं, वो सब हमारे लिए जनरली बहुत यूजफुल होती है।
लेकिन स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है कि ड्यू टू डिफरेंट रीजंस ये जो हमारी एयर है उसमें कुछ हार्मफुल गैसेस इंटर कर जाती है या हार्मफुल सब्सटेंसेस इंटर कर जाते हैं। कैसे इंटर कर जाते हैं वो भी हम देखेंगे। तो स्टूडेंट जब ये हार्मफुल गैसेज और सब्सटेंसेस इस एयर में मिक्स हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहां पे एयर पोल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं contamination of air with harmful gases and substances is called air pollution. Contamination का मतलब होता है कि कोई हार्मफुल चीज का मिक्स हो जाना। तो कॉन्टामिनेशन ऑफ एयर विथ हार्मफुल गैसेज एंड सब्सटेंसेज इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एयर का ओरिजिनल कंपोजिशन है, लेकिन कई बार इसमें कुछ रीजंस के कारण कुछ हार्मफुल चीजें मिक्स हो जाती हैं, तो इस फिनोमेना को स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं? एयर पोल्यूशन। और ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है स्टूडेंट्स। कैसे अच्छा नहीं होता है अभी मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा, बाद में और डिटेल में बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि हम सब ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। तो जब हम ब्रीथ करते हैं स्टूडेंट्स तो क्या होता है? एयर हमारे बॉडी के अंदर जाती है थ्रू आवर नोज, राइट। एयर हमारे बॉडी के अंदर जाती है थ्रू आवर नोज, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स जब हम एयर ब्रीथ इन करेंगे तो ये जो हार्मफुल गैसेज या सब्सटेंसेज हैं एयर में, अब तो पॉल्यूटेड एयर जो होगी एयर पोल्यूशन के कारण उसमें ये हार्मफुल गैसेज और सब्सटेंसेज भी होंगे। तो जब हम एयर को ब्रीथ इन करेंगे तो एयर के साथ साथ ये हार्मफुल गैसेज और सब्सटेंसेज भी हमारे बॉडी में इंटर करेंगे स्टूडेंट्स। और ये जब हार्मफुल सब्सटेंसेज हमारे बॉडी में इंटर करते हैं तो हमें बहुत सारे डिजीजेस क्रिएट कर देते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स एयर पोल्यूशन जो होता है वो हमारे लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं होता है, राइट स्टूडेंट्स। क्यों अच्छा नहीं होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि जब हम ब्रीथ करते हैं तो एयर को हम अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं और ये हार्मफुल गैसेस और सब्सटेंसेस भी अब एयर के साथ हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और हमें डिफरेंट डिजीजेस क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, अब स्टूडेंट्स ये हार्मफुल सब्सटेंसेस कौन से सब्सटेंस होते हैं? ये एक नया क्वेश्चन आता है हमारे सामने। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं, जैसे कुछ गैसेज होती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैस है, ठीक। ये जब एयर में मिक्स हो जाती है तो हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन हो रहा है। फिर और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये भी गैसेज है स्टूडेंट्स, जो एयर में अगर मिक्स हो जाए तो हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन हो गया। फिर स्टूडेंट्स कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब स्टूडेंट्स कुछ ऐसी गैसेज हैं जो हार्मफुल होती हैं और एयर में मिक्स हो जाए तो हम बोलते हैं कि एयर पोल्यूशन हो रहा है। स्पेलिंग थोड़ी गलत लिख रहा हूं मैं बार बार, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये भी स्टूडेंट्स एक तरह की गैसेज है जिनके बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे, इनको शॉर्ट में CFC बोलते हैं। फिर स्टूडेंट्स डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये वो कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं जो एयर में मिक्स हो जाए तो हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन होता है। और इन सबको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स एयर पॉल्यूटेंट्स, या कई बार सिंपली पॉल्यूटेंट्स ही बोल देते हैं। तो एयर पॉल्यूटेंट्स को हम डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि एयर पॉल्यूटेंट्स are gases or substances which pollute air, ठीक है। अगर आपसे एयर पॉल्यूटेंट्स का डेफिनेशन पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हो, फिर बाद में एग्जांपल्स लिख सकते हो इन सब चीजों का। तो स्टूडेंट्स अब ये जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं एयर में मिक्स कैसे होते हैं, ठीक है, वही हम देखने वाले हैं कि वो एयर में मिक्स कैसे होते हैं। तो कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, इसमें हम वही चीजें देखेंगे। तो स्टूडेंट्स काफी सारे कॉजेज होते हैं एयर पोल्यूशन के, एक एक करके हम उनको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। आप थोड़ा फॉलो करें मुझे ध्यान से। सबसे पहला जो कॉज है एयर पोल्यूशन का स्टूडेंट्स, दैट इज स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। जैसे आप स्टूडेंट्स इस फोटोग्राफ में देखें, ये एक फैक्ट्री है या कोई इंडस्ट्री है जिसे आप देख सकते हैं स्मोक निकल रहा है बहुत सारा।
ये जो स्मोक निकलता है स्टूडेंट्स, उसमें बहुत सारी हार्मफुल चीजें होती हैं, जैसे बहुत सारा डस्ट होता है, हार्मफुल गैसेज होती हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे थे स्टूडेंट्स। तो ये जो फैक्ट्रीज से स्मोक निकलता है स्टूडेंट्स, उसमें डस्ट, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये सारे एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं। तो ये अब निकल के हवा में आ गए हैं स्टूडेंट्स, और ये एयर के साथ अब मिक्स हो जाएंगे, और एक बार ये एयर के साथ मिक्स हो गए तो क्या हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया ना स्टूडेंट्स, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज। ओके स्टूडेंट, दूसरा जो कॉज है इंपॉर्टेंट एयर पॉल्यूशन का, वेरी इंपॉर्टेंट कॉज, दैट इज स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, बसेस, कार्स, उनके एग्जॉस्ट से बहुत सारा स्मोक निकलता है। उस स्मोक में स्टूडेंट्स बहुत सारा डस्ट, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये सारी गैसेस होती हैं। तो ये स्मोक के साथ ये चीजें भी निकलेंगी और फिर ये एयर के साथ मिक्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स, और जब हम ब्रीथ करेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर जाएंगे। तो वंस अगेन एयर पॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जिस तरह से यहां पे एयर पॉल्यूशन होता है फैक्ट्रीज के कारण, कुछ वैसे यहां पर व्हीकल्स के कारण भी एयर पॉल्यूशन हो रहा है स्टूडेंट्स। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन देखते हैं स्टूडेंट्स, आप ध्यान देंगे, जिस कॉज पे मैं हूं आप उसी कॉज पे ध्यान दें, बाकी के बारे में ना सोचें, फिर आप समझ नहीं पाएंगे। बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक कोल, केरोसिन, पेट्रोल, काउकेक्स। स्टूडेंट्स, कई बार आपने देखा होगा कि हम घरों में कोल, केरोसिन, ऑयल ये सब जलाते हैं फॉर कुकिंग एक्सेट्रा। तो जब इन सबको बर्न करते हैं स्टूडेंट्स तो भी स्मोक प्रोड्यूस होता है, और इस स्मोक में भी स्टूडेंट डस्ट पार्टिकल, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारी चीजें होती हैं, फिर वो एयर के साथ मिक्स होती हैं स्टूडेंट्स, तो एयर पॉल्यूशन होता है स्टूडेंट्स, राइट। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक कोल, केरोसिन, पेट्रोल, काउकेक्स। काउकेक्स समझते हैं स्टूडेंट्स आप? काउकेक्स वो गोबर के ऐसे प्लेट्स टाइप बनाते हैं ना, गांव में बनाते हैं जनरली, फिर उसको जला के कुकिंग करते हैं उसके ऊपर, हालांकि नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, स्मोकिंग। आपको तो पता है स्मोकिंग बहुत ही हार्मफुल चीज होती है स्टूडेंट्स, उसके बहुत सारे बैड इफेक्ट्स होते हैं। एक बैड इफेक्ट है उसका एयर पॉल्यूशन। ये जो धुआं निकलता है, ये जो स्मोक निकलता है स्मोकिंग से, उसमें बहुत सारी हार्मफुल गैसेस होती हैं, और डस्ट तो होता ही है, हार्मफुल गैसेस भी होती हैं जो एयर के साथ मिक्स करके एयर पॉल्यूशन करती हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये 4 कॉजेज अभी तक हमने देख लिए एयर पॉल्यूशन के, स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक कोल, केरोसिन, पेट्रोल, काउकेक्स, स्मोकिंग। फिर स्टूडेंट, नाउ द फिफ्थ कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, डस्ट, जैसे ये हेलीकॉप्टर भी लैंड करने वाला है तो ये बहुत सारे डस्ट को उड़ाता है। तो ये क्या होता है, ये जो डस्ट है वो एयर में मिक्स हो जाता है, और डस्ट एयर में मिक्स हो गया मतलब एयर पॉल्यूशन। फिर आप देखिए स्टूडेंट्स, ये स्टोन क्रशर है, स्टोन क्रशर। ये ऐसी मशीन होती है जो बड़े स्टोन्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ती है। तो आप देख सकते हैं यहां पर भी कितना सारा डस्ट उड़ रहा है स्टूडेंट्स, आप देखिए कितना डस्ट है। तो ये डस्ट एयर में मिक्स होता है और एयर पॉल्यूशन होता है। तो डस्ट बनने के तो 2 तरीके मैंने आपको यहां पे बताया, डस्ट तो और भी बहुत सारे तरीकों से बन सकता है और एयर से मिक्स हो सकता है, तो वो सब तरीके भी एयर पॉल्यूशन करते हैं। तो वही हमने यहां पे लिखा है, डस्ट ड्यू टू स्टोन क्रशर्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। ठीक, फैक्ट्रीज से भी डस्ट निकल रहा था एक्चुअली में। तो ये हमारा 5th रीजन हो गया स्टूडेंट, जिससे डस्ट के थ्रू एयर पॉल्यूशन होता है। नाउ 6th रीजन, यूज ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, एसीज एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, ये रेफ्रिजरेटर और एसी जो हम अपने घर में यूज करते हैं उससे भी एयर पॉल्यूशन होता है। स्टूडेंट्स, ये आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा यार इससे तो कोई धुआं निकलता नहीं है, ये एसी ऐसे कोई धुआं निकलता है, कभी देखा है? नहीं, तो फिर इससे एयर पॉल्यूशन कैसे होता है? तो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि ये जो एसी है या जो रेफ्रिजरेटर भी होता है, उसको जब हम यूज करते हैं तो उससे सीएफसी गैसेज निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। कुछ देर पहले मैंने लिखा भी था क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये दिखाई नहीं देते। तो ये गैसेज निकलती है, हमें दिखाई नहीं देती हैं, और ये भी जब एयर के साथ मिक्स होती है तो एयर पॉल्यूशन होता है स्टूडेंट्स। सो दीज आर सम मेजर कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन स्टूडेंट्स, जो आपको याद होनी चाहिए, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज which adds dust, sulfur dioxide, nitrogen oxides, etc. to the gas. Smoke from vehicles, which also adds these things. Then burning of fuel like coal, etc., which also adds these gases and dust to the atmosphere. Then smoking, which adds harmful gases
to air, then stone crusher factories, etc., which produce dust. Then use of refrigerators and ACs, which produce chlorofluorocarbons, CFC gases. Right? These are some major causes of air pollution, students. Okay. So students, now the next thing, acid rain. एसिड रेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दो वेरी हार्मफुल फेनोमेना होता है स्टूडेंट्स, जो एयर पोल्यूशन के कारण होता है, एयर पोल्यूशन का। देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है इसमें, ये बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग, ठीक है, और सपोज करो यहां की जो एयर है स्टूडेंट्स वो बहुत पॉल्यूटेड है, एयर जो है वो पॉल्यूटेड है, ठीक, और यहां पे बारिश हो रही है, तो अब ये पॉल्यूटेड एयर है स्टूडेंट्स, तो इसमें तो हार्मफुल सब्सटेंसेज होंगे जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, राइट, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये कुछ हार्मफुल गैसेस होंगी इस एयर में क्योंकि ये पॉल्यूटेड है। अब जब बारिश होती है तो बारिश का जो पानी होता है, वाटर होता है, जो रेन वाटर होता है स्टूडेंट्स, वो इन गैसेस के साथ केमिकल रिएक्शन करता है, इन गैसेस के साथ केमिकल रिएक्शन करता है, और केमिकल रिएक्शन करके ये एसिड्स बनाता है स्टूडेंट्स। आप समझ रहे हो मेरी बात? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑल्सो, कि अगर यहां की एयर पॉल्यूटेड है स्टूडेंट, तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसेज होंगी, तो जो रेन वाटर है वो इन गैसेज से केमिकल रिएक्शन कर लेता है और एसिड्स बनाता है। तो आप समझ रहे हो स्टूडेंट्स कि क्या होगा, अब ये वाटर नहीं गिर रहा है, ये जो ग्राउंड पे गिर रहा है वो वाटर नहीं है, इनफैक्ट वाटर तो है ही, बट उसके साथ साथ एसिड्स भी गिर रहे हैं, यहां पे एसिड्स भी गिर रहे हैं। तो ये जो रेन है स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं एसिड रेन, एसिड रेन। तो आपको समझ में आएगा कि एसिड रेन क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको हम लिख भी सकते हैं यहां पे, लेट मी राइट इट क्विकली, पॉल्यूटेड एयर हैज gases like sulfur dioxide and nitrogen oxides Rainwater reacts with them to form acids. This acid falls on ground with rain. Such a rain is called acid rain. सही है स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि एसिड रेन क्या होता है। अब ये जो एसिड रेन है स्टूडेंट्स, ये बहुत हार्मफुल होती है, क्योंकि वाटर के साथ ये एसिड जब डिफरेंट चीजों पे गिरती है तो इसका बहुत बुरा इफेक्ट हो सकता है। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखें, पहला इफेक्ट मैंने यहां पे लिखा है, आप ध्यान से देखेंगे, इट कैन कोरोड बिल्डिंग्स एंड स्टैचूज। देखो स्टूडेंट्स, अगर ये एक स्टैचू है और इस पे एसिड रेन होगी, उस पे एसिड रेन होती है, तो बेसिकली इस स्टैचू पे एसिड गिरेगा, और ये जो एसिड स्टैचू पे गिरता है तो वो स्टैचू को खराब कर देता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये स्टैचू बहुत खराब सा लग रहा होगा आपको, वो इसलिए क्योंकि इसके ऊपर बहुत बार एसिड रेन हुई है, तो उस एसिड से ये स्टैचू खराब हो गया है। तो उसी को बोल सकते हैं इट कैन कोरोड बिल्डिंग्स एंड स्टैचूज। तो उसी तरह से ये एसिड रेन जब बिल्डिंग्स के ऊपर गिरती है, ठीक है, तो क्या होता है कि वो बिल्डिंग्स की जो आउटर सरफेस होती है वो भी खराब होती है, वो भी कोरोड होती है स्टूडेंट्स। ताजमहल की ब्यूटी के खराब होने का ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है स्टूडेंट्स। इसलिए हम बोल रहे हैं स्टूडेंट्स कि एसिड रेन कैन कोरोड बिल्डिंग्स एंड स्टैचूज। दिस इज वन वेरी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। सेकेंड हार्मफुल इफेक्ट देखेंगे स्टूडेंट्स हम एसिड रेन का। देखो स्टूडेंट्स, जब एसिड रेन होती है तो ये जो एसिड होता है, जो कि बहुत ही हार्मफुल चीज हो सकती है, वो प्लांट्स पे गिरता है। तो आप देखो ये जो फॉरेस्ट है वो कैसे डिस्ट्रॉय हो गए, उनके लीव्स कैसे डिस्ट्रॉय हो गए। वैसे स्टूडेंट्स ये क्रॉप्स हैं, कुछ क्रॉप्स जो किसी फार्मर ने लगाए होंगे, लेकिन जब एसिड रेन हुई तो एसिड इन क्रॉप्स पे गिरा और इन क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो स्टूडेंट्स सेकेंड हार्मफुल इफेक्ट हम लिख सकते हैं एसिड रेन का कि इट कैन डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट्स
एंड क्रॉप्स ठीक है। तो क्रॉप्स और फॉरेस्ट पे जब एसिड रेन होता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्टूडेंट्स। इट कैन ऑल्सो मेक सॉइल इनफर्टाइल। देखो स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये जो एसिड रेन है वो तो सॉइल पे गिरेगी, एसिड रेन जो है वो तो सॉइल में गिरेगी, तो सॉइल में एसिड चला जाएगा, तो उसके कारण ये जो सॉइल होती है स्टूडेंट्स वो इनफर्टाइल हो सकती है, इनफर्टाइल। तो एसिड रेन कैन कॉज सॉइल इनफर्टाइल। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम थर्ड हार्मफुल इफेक्ट देखेंगे एसिड रेन का। देखो स्टूडेंट्स जब एसिड रेन होगी तो वो तो रिवर्स के ऊपर भी होंगी, लेक्स के ऊपर भी बारिश होगी, ओशंस के ऊपर भी बारिश होगी। तो क्या होगा, वो जो एसिड है स्टूडेंट्स वो इस लेक या ओशन के वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा, सही है ना। इसके ऊपर अगर एसिड रेन होगी तो ये जो एसिड गिर रहा है वो इस ओशन के वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा, और जब ऐसा होता है स्टूडेंट्स तो वो फिशेस के लिए बहुत हार्मफुल होता है, बहुत सारी फिशेस डाई भी कर सकती है, मर भी सकती है। ओके, तो ये तीसरा हार्मफुल इफेक्ट है। व्हेन एसिड रेन मिक्सेज विथ सी, रिवर और लेक वाटर, इट मेक्स द वाटर पॉइजनस फॉर एक्वेटिक एनिमल्स, किलिंग मेनी ऑफ देम। ठीक है, तो ये एसिड रेन जब इस वाटर से मिक्स करता है तो ये वाटर पॉइजनस हो जाता है और बहुत सारे एक्वेटिक पानी में रहने वाले एनिमल्स मर सकते हैं इससे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। तो स्टूडेंट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं। अब हम इस चैप्टर के थोड़े टेक्निकल और सीरियस पार्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है ये देखने से पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि ग्रीन हाउस क्या होता है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस जो है स्टूडेंट्स वो इस तरीके का एक इनक्लोजर होता है, एक स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं ग्लास से बना हुआ है ये, और इसके अंदर छोटे छोटे प्लांट्स को ग्रो करवाया जा रहा है। तो सच अ हाउस लाइक स्ट्रक्चर इज एक्चुअली कॉल्ड ग्रीन हाउस। देखो स्टूडेंट्स यहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको अपनी ग्रोथ के लिए वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है, वार्म क्लाइमेट। ठीक हो सकता है बिल्कुल। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको कोल्ड क्लाइमेट चाहिए होता है ग्रो करने, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको थोड़ा वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है। लेकिन सपोज जो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और उनको हम कोल्ड रीजन्स में ग्रो कराना चाहते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात। इनको तो चाहिए वार्म क्लाइमेट, लेकिन हम उनको एक ऐसे रीजन में ग्रो कराना चाहते हैं जहां वार्म क्लाइमेट नहीं है, कोल्ड क्लाइमेट है। तो स्टूडेंट फिर तो प्रॉब्लम है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो ग्रीन हाउस होता है ये यूजफुल होता है स्टूडेंट्स। देखो यहां पे क्या होता है, अगर मैं कोई नॉर्मल प्लांट की बात करूं स्टूडेंट्स, नॉर्मल प्लांट, तो देखो सन से वो जो प्लांट है वो एनर्जी लेता है। तो सन की जो एनर्जी है वो प्लांट पे आके गिरती है, उसमें से कुछ एनर्जी ये प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है। सही है स्टूडेंट्स। सन से एक प्लांट पे जब एनर्जी आती है, हीट एनर्जी या लाइट आती है, तो कुछ एनर्जी वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ को वो रिफ्लेक्ट कर देता है। जो रिफ्लेक्ट हो गई वो चली गई, वो प्लांट के काम नहीं आती है स्टूडेंट्स। लेकिन इस ग्रीन हाउस में थोड़ा सा अलग फिनोमेना होता है स्टूडेंट्स। बाहर सन होगा, सन से हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी इस तरीके से अंदर आएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, प्लांट्स के ऊपर गिरेगी। तो इनमें से कुछ एनर्जी तो प्लांट्स क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जैसा हमने डिस्कस किया, एब्जॉर्ब कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक, लेकिन कुछ जो है ये प्लांट्स स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट कर देंगे, इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर देंगे। ठीक, अब देखो अगर ये ग्लास का इंक्लोजर ना हो तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है या रिफ्लेक्टेड एनर्जी है वो बाहर चली जाएगी और इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो पाएगा प्लांट द्वारा। ठीक है, अगर ये ग्लास नहीं हो तो। लेकिन ये ग्लास यहां पर है ग्रीन हाउस में, तो ये ग्लास क्या करता है, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इसको बाहर जाने नहीं देता है, इसको वापस अंदर ही फेंक देता है, वापस अंदर ही रिफ्लेक्ट कर देता है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, एक बार जो सन की एनर्जी अंदर आई तो वो अंदर ही ट्रैप्ड रह जाती है, अंदर ही ट्रैप्ड रह जाती है, जिसके कारण अंदर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, अंदर का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, अंदर थोड़ा सा वार्म क्लाइमेट टाइप क्रिएट हो जाता है और उससे इस प्लांट्स के ग्रोथ को हेल्प मिलती है स्टूडेंट्स। तो सच अ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्रीन हाउस। और वो किस तरीके से हेल्पफुल होता है वो भी आप समझ रहे होंगे, उसमें क्या हो रहा होता है वो भी आप समझ रहे होंगे। तो स्टूडेंट अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज ग्रीन हाउस, तो हम क्या बोल सकते हैं, ग्रीन हाउस क्विकली लिख लेंगे हम, ग्रीन हाउस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ ग्लास
विच इज यूज टू क्रिएट वार्म वेदर फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, अगर आपसे यह पूछा जाए कि ग्रीन हाउस काम कैसे करता है, हाउ डज ग्रीन हाउस वर्क, हाउ डज ग्रीन हाउस वर्क, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स हम, ग्रीन हाउस ट्रैप्स द एनर्जी ऑफ सन कमिंग इनसाइड इट, जैसा कि हमने यहां पे पढ़ा था स्टूडेंट्स। ड्यू टू दिस ट्रैप्ड एनर्जी टेम्परेचर इनसाइड इट इंक्रीजेस। तो ड्यू टू दिस ट्रैप्ड एनर्जी अंदर का जो टेम्परेचर होता है स्टूडेंट्स वो बढ़ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ टाइम टू सी व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जैसा हमने ग्रीन हाउस में पढ़ा है वैसा ही कुछ ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी होता है, बट सिचुएशन थोड़ी अलग होती है। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे हमारी अर्थ है और आपको तो पता ही है कि अर्थ इज एक्चुअली सराउंडेड बाय एटमॉस्फेयर फ्रॉम ऑल द साइड्स, थिन लेयर ऑफ एयर। ठीक है, अर्थ जो है वो तो हवा से, एयर से, एटमॉस्फेयर से सराउंडेड होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, डे के टाइम में क्या होता है कि सन होता है और सन से हीट एनर्जी अर्थ तक आती है। इस एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके हीट एनर्जी हमारे अर्थ तक पहुंचती है, जिससे अर्थ गर्म होती है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता, सन नहीं होता, तो अर्थ बहुत कोल्ड होती, बिल्कुल कोल्ड होती, इतनी कोल्ड होती कि हम यहां रह ही नहीं पाते स्टूडेंट्स। ठीक, तो ये सन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे हीट एनर्जी हमारे अर्थ तक पहुंचती है, जिससे अर्थ जो है गर्म होती है, हमारे रहने लायक होती है। लेकिन स्टूडेंट्स, नाइट को क्या होता है, आप सोचिए, नाइट को ये जो सन है वो नहीं होता है। तो अब स्टूडेंट्स, जो हीट एनर्जी इस अर्थ ने एब्जॉर्व की होती है डे टाइम में तो अर्थ ने हीट एब्जॉर्व की। अब नाइट टाइम में अर्थ जो है उसी हीट को रिलीज करती है, रेडिएट करती है, रेडिएट या रिलीज करती है। ओके, और उस हीट को वो रिलीज और रेडिएट करके कोल्ड होती है। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, नाइट में उतनी हीट नहीं होती है, तो वेदर थोड़ा कोल्ड हो जाता है, तो रात को वो जो हीट एनर्जी है अर्थ रेडिएट करने लगती है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पे क्या होता है, अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता, हमारा एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो जो भी हीट रेडिएट की जा रही है अर्थ द्वारा वो बाहर आ जाती और चली जाती, और वो हीट चली जाती तो अर्थ जो है बहुत ज्यादा कोल्ड हो सकता था। रात को इतना कोल्ड हो जाता है स्टूडेंट्स कि हम उसमें रह नहीं पाते, बट ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स। देखो यहां पे क्या होता है, अर्थ हीट को रिलीज या रेडिएट तो करता है, लेकिन ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कुछ ही हीट को बाहर जाने देता है, और बहुत सारी हीट को वापस रिफ्लेक्ट करके नीचे भेज देता है अर्थ के पास। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, सारी की सारी हीट जो है वो अर्थ से बाहर नहीं जा पाएगी, कुछ हीट जो है वो अर्थ के पास ही रह जाएगी, जिससे अर्थ बहुत ज्यादा कोल्ड नहीं होगा। कोल्ड तो होगा क्योंकि कुछ हीट तो जा रही है बाहर, लेकिन बहुत ज्यादा कोल्ड नहीं होगा और हमें बहुत ज्यादा ठंड नहीं लगेगी स्टूडेंट्स। तो दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं, जैसा हमने ग्रीन हाउस के केस में देखा था, ग्रीन हाउस के केस में कि ग्लास का जो इनक्लोजर था वो हीट को रिफ्लेक्ट कर रहा था, वैसे ही यहां पर आप देखें ये जो एटमॉस्फेयर है वो हीट को रिफ्लेक्ट करके वार्म वेदर डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो अगर हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट को फ्यू लाइंस में डिस्क्राइब करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, अर्थ एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम सन ड्यूरिंग डे, सही है, अर्थ एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम सन ड्यूरिंग डे, एट नाइट इट रेडिएट्स द हीट, but the atmosphere reflects some of this heat back to earth, सही है, but the atmosphere reflects some of this heat back to earth. This keeps weather warm even at night. ठीक है, ऐसा नहीं होता तो रात को तो आपकी कुल्फी जम जाती, इतना ठंड हो जाता। This is called greenhouse effect, students. This is called greenhouse effect. तो स्टूडेंट्स, यहां पे एक और चीज हम देखेंगे, there is something called greenhouse gases. Greenhouse gases. तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा मैंने कंपोजिशन ऑफ एयर आपको बताया था, उसमें हमने पढ़ा था कि एयर में कौन कौन सी गैसेज होती हैं स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, आर्गन, ठीक है, मीथेन, ये सब कुछ गैसेज होती हैं, और भी कुछ गैसेज होती हैं, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो रिफ्लेक्शन वाला काम हुआ है, ये जो हीट का रिफ्लेक्शन हुआ है एटमॉस्फेयर द्वारा, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोल रहे हैं, वो नाइट्रोजन गैस के कारण नहीं होता है, ऑक्सीजन गैस के कारण नहीं होता है। मतलब एटमॉस्फेयर में अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन न भी हो, तो इस रिफ्लेक्शन वाले इवेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो तो फर्क पड़ेगा। कहने का मतलब है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है स्टूडेंट्स, उसी के कारण ये हीट का रिफ्लेक्शन होता है।
अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो ये हीट ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी। अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो ये हीट कम रिफ्लेक्ट होगी। नाइट्रोजन को बढ़ा भी दें या कम भी कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है स्टूडेंट्स। वैसे स्टूडेंट्स वाटर वेपर्स और मीथेन से भी इस रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को फर्क पड़ता है, आर्गन से नहीं पड़ता है। मतलब ये जो गैसेज हैं स्टूडेंट्स, इनका अमाउंट अगर एटमॉस्फेयर में ज्यादा होगा तो ये जो हीट है वो ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी। अगर इनका अमाउंट कम होगा तो ये हीट कम रिफ्लेक्ट होगी। तो ऐसी ये